हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं भूकंप के बारे में। अर्थक्वेक, भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसके बारे में कोई भी आकलन नहीं किया जाता। ये आने के बाद हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। वैसे इसकी स्टडी की जाती है सिस्मोलॉजी में। सिस्मोलॉजी में वेव्स को हम स्टडी करते हैं, उससे पता चलता है कि भाई अलग अलग तीव्रता के भूकंप आए। हाल ही में नेपाल के अंतर्गत इसका जो है एपिसेंटर देखा गया और साथ साथ उत्तर भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR क्षेत्रों में रात के लगभग 2 बजे लोगों को ये झटके महसूस हुए। लगभग 6.3 तीव्रता का भूकंप बताया गया। नेपाल के अंतर्गत 5 से 6 लोगों की मृत्यु भी हुई। आज हमारा जो इस लेक्चर का एजेंडा है वो भूकंप के कारणों को समझना है कि भाई भूकंप क्यों आते हैं, किस कारण आते हैं, पृथ्वी के अंतर्गत ये घटनाएं क्यों होती हैं, इन सारी चीजों की अच्छे से समीक्षा करेंगे। तो भूकंप के पीछे का पूरा साइंस, और ये आपके सिलेबस में भी है, जियोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है और साथ साथ आपके ज्योग्राफी रिलेटेड भी इससे बहुत सारे फेनोमेनास को हम देखेंगे कि क्या बोला जाता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, कौन सी वेव्स आती हैं जिनके कारण तबाही मचती है। और 2015 में भी ये घटना हुई थी, भुज के अंदर भी आपने देखा था। तो आज हम रिश्टर स्केल क्या होता है, मरकरी स्केल क्या होता है, सिस्मोग्राफी क्या होती है, P वेव्स क्या होती हैं, S वेव्स क्या होती हैं, L वेव्स क्या होती हैं, इन पर भी अच्छे से आकलन करेंगे, एक अच्छे से एक एनालिसिस करेंगे जिससे आपको आसानी से भूकंप के बारे में चीजें समझ आए। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था कि आपको हाल ही में जो भूकंप आया था इसकी जो मतलब आधिकारिक घोषणा कई जगहों से, प्लेटफॉर्म से हुई और रात के अंतर्गत ये जो है लगभग 1:57 के आसपास ये भूकंप की जो लहरें थी वो काफी तीव्र थी। और ये ऑल इंडिया रेडियो ने भी शेयर किया है कि स्ट्रॉन्ग ट्रेमेंडस ट्रेमर्स लास्टिंग फॉर सेवरल सेकेंड्स फेल्ट इन नेशनल कैपिटल रीजन। NCR जो क्षेत्र है, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। और ये नेपाल इसका एपिसेंटर था। इसके कारण ये उत्तर भारत में, दिल्ली के आसपास, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये झटके काफी तेजी से देखने मिले। ट्रेमर्स फेल्ट इन दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम एंड नेबरिंग एरियाज। ये भी जो है वहां के लोगों को भी ये महसूस हुआ और साथ साथ जो है इन क्षेत्रों पर भी महसूस किया गया। अब जो है हम साइंस की जानने की कोशिश करते हैं कि भाई भूकंप असल में है क्या। तो भूकंप शब्द बना है 2 चीजों से, भू और कंप, मतलब अर्थ और क्वेक। क्वेक का मतलब होता है किसी भी चीज में एक सडन शेकिंग होना, वाइब्रेशन होना, और आपका जो अर्थ है वो तो पृथ्वी है जिस पे हम रह रहे हैं। तो भूकंप का जो है असल मीनिंग क्या हो गया कि भू के अंदर अगर कोई कंपन होने लगे, कोई वाइब्रेशन होने लगे तो उसको भूकंप कहा जाता है। या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। ये पृथ्वी के स्थल मंडल, जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, में ऊर्जा में अचानक मुक्त हो जाने के कारण पैदा हुए भूकंपीय तरंगे के चलते आता है। अब ये भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? देखा जाए तो पृथ्वी जो है जिसके ऊपर हम खड़े हैं, इसका जो मध्य बिंदु बताया जाता है वो 6371 किलोमीटर अंतर्गत है। अब ये कैसे पता चला? हम आसानी से तो 6000 किलोमीटर अंदर नहीं गए होंगे। अगर आप पृथ्वी को खोदते भी हैं, जैसे माइनिंग के लिए यूज किया जाता है, ऑयल निकाला जाता है, गोल्ड निकाला जाता है, डायमंड निकाला जाता है, बहुत सारे ऐसे खनिज आपको धरती से प्राप्त होते हैं। तो अगर आप डीपेस्ट माइन की भी बात करें कि भाई खदानें कितनी गहरी हैं, तो अगर हम बात करें तो ये हम पृथ्वी के अंतर्गत 10 किलोमीटर तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। उसमें भी मानव सीधे तौर पे नहीं पहुंचा। और बात होती है 6371 किलोमीटर, पृथ्वी का मध्य बिंदु है। उसके अलावा भी पूरी पृथ्वी है कि अगर हम यहां पर हैं, अगर हम कहीं खड़े हुए हैं, तो इससे अगर हम 6371 किलोमीटर जाएंगे तो हम पृथ्वी के मध्य बिंदु पर जाएंगे, और जाएंगे तो फिर पृथ्वी के दूसरे सिरे से हम निकल पाएंगे। तो बेसिकली इतनी जो बड़ी पृथ्वी है, इसके अंतर्गत हमें कैसे चीजें पता चली? तो हमें जो है एक साइंस की जो ब्रांच है जिसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है, उसके तहत हमने ये सारी जानकारी इकट्ठा करी है कि भाई पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से मंडल हैं, कौन कौन से स्फीयर हैं, किसी चीज को क्रस्ट कहा जाता है, किसी को मेंटल कहा जाता है, किसी को कोर कहा जाता है। इसके अंदर अलग अलग जो है मंडल कहे जाते हैं। जैसे जिस पर हम रहते हैं उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, फिर एस्थेनोस्फीयर होता है, फिर आपका जो इसके अंदर है मीसोस्फीयर है, बैरीस्फीयर है। ये अलग अलग जो है इसके अंदर मंडल देखने मिलते हैं। तो ये सारी चीजें साइंटिस्ट ने स्टडी की है, और किसके बेसिस पर की है? तो तरंगों की, वेव्स की बेसिस पर स्टडी की है। तो पृथ्वी के अंतर्गत 2 तरंगे बहुत खास होती हैं जिनको P और S वेव्स कहा जाता है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। मतलब प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे, इनके अंदर प्रकार जो है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंग का प्रकार इनके अंतर्गत देखने मिलता है। और जो पृथ्वी की सतह पे ऊपर आती है यही तरंग, उसी को कहा जाता है एल वेव्स या रेलिक वेव्स के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। तो जब भी भूकंप आते हैं तो रेलिक वेव्स या जिनको लव वेव्स भी कहा जाता है,
ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं, सबसे ज्यादा तबाही मचाती हैं। तो पृथ्वी के अंदर एक ये भूचाल कैसे आता है, इस चीज को समझते हैं। तो देखा जाए तो पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसके अंदर आपको देखने मिलता है कि अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि आप जिस चीज पर आप देख रहे हैं कि पहाड़ होती हैं, नदियां होती हैं, आपके अलग अलग जहां आप रह रहे हैं, चाहे पठारी क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, चाहे कहीं पर घाटी क्षेत्र हो, ये सारी चीजें किसका भाग है? तो ये आपका क्रस्ट के अंतर्गत आती है। और क्रस्ट का भी जो ऊपरी भाग है इसी को स्थल मंडल कहा जाता है। ये जो स्थल मंडल है जिसको आप लिथोस्फीयर कहते हैं, इसके नीचे एक परत है जिसको एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है और इसमें भरा होता है मैग्मा। यही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है। तो बताया जाता है कि जो स्थल मंडल है ये ऊपर तैर रहा है। किसके ऊपर तैर रहा है? तो ये जो आपका एस्थेनोस्फीयर है इसके ऊपर तैर रहा है। मतलब ये अगर हम बात करें तो एक बॉयल एग से हमारे अर्थ को कंपेयर किया जाता है, एक उबले हुए अंडे से जो है पृथ्वी को कंपेयर किया जाता है कि जैसे कि अगर कोई उबला हुआ अंडा होता है तो उसकी जो बाहर की परत होती है वो होती तो कड़क है लेकिन मोटी नहीं होती, उसके अंतर्गत जो भाग होता है वो मोटा होता है। तो वैसे ही पृथ्वी का जो बाहरी हिस्सा है उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। और लिथोस्फीयर जो है एक ऐसा मंडल है, स्थल मंडल है, जो कि ऊपर तैर रहा है किसके? मैग्मा के ऊपर। लेकिन ये पूरा का पूरा ऐसा जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें बीच बीच में क्रैक्स हैं और इन्हीं क्रैक्स को बोलते हैं प्लेट्स। अब प्लेट्स जो होती हैं इनमें बदलाव होता रहता है, कभी प्लेट आपस में टकराती हैं, कभी ऊपर नीचे होती हैं, कभी एक ही दिशा में चलती रहती हैं। तो इनके कारण पृथ्वी के अंतर्गत बहुत सारी जो है ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके कारण भूकंप आते हैं। तो इसका जो पूरा का पूरा आपको महसूस होता है वो ऊपरी मंडल पर ही होता है भूकंप, क्योंकि ये अंतर्गत जो तरंगे चल रही हैं इनके कारण होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इन्हीं को बोला जाता है टेक्टोनिक प्लेट्स। मैकेंजी ने इसके ऊपर जो है पहले अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी आई थी, फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है हैरी हेस की थ्योरी के बाद मैकेंजी ने एक थ्योरी दी थी जिसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा जाता है, जिसको प्लेट वितर्तनिक सिद्धांत कहा जाता है। उसके हिसाब से पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी प्लेटें हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अंटार्कटिक प्लेट है। तो इन प्लेटों में आपस में क्या होता रहता है? तो इन प्लेट के अंदर कई तरह के घर्षण होते रहते हैं। तो अगर हम देखें भारत वाला जो हिस्सा है इंडियन प्लेट किसके साथ ज्वाइंट है? तो यहां पर है आपकी इंडियन प्लेट, ये इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाती है। और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जुड़ी हुई किससे है? यूरेशियन से। यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप और एशिया। अब आप बोलेंगे एशिया में तो इंडिया आता है, लेकिन जो प्लेट है उसमें यूरेशिया ही आता है, मतलब इंडिया को छोड़कर यूरोप और एशिया का भाग यूरेशियन प्लेट कहलाती है। और हिमालय बनने की अगर आप प्रक्रिया देखेंगे तो इसी तरह से बना है कि इंडियन प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से जुड़ी है। अब ये दो प्लेट्स हैं, एक यूरेशियन अलग है, एक इंडियन है। अब इन दो प्लेट के बीच में जब भी कोई हलचल होती है तो उसके कारण इस क्षेत्रों पर भूकंप आते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें कि भाई ये प्लेट करती क्या है, तो बताया जाता है कि हमारी धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है। इनमें कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया। ऊपरी मेंटल को हम जो है, जो ऊपरी मेंटल का जो हिस्सा है उसके ऊपर जाने पर हमको क्या मिलता है? तो आपको ऊपरी मेंटल के ऊपर मिलेगा आपको क्या? क्रस्ट वाला हिस्सा, और उसी में लिथोस्फीयर आता है। तो लिथोस्फीयर कहते हैं और ये 50 किलोमीटर की मोटी परत है। कुछ जगहों पर अलग अलग इसकी परत देखने मिलती है, ऑन एन एवरेज हम 50 किलोमीटर बोल सकते हैं। और ये वर्गों में बटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा हिलती हैं तो भूकंप आता है। मतलब देखिए, कोई भी दो प्लेट्स होंगी या तो वो आगे पीछे जाएंगी, तो इनके बीच में दो तरह की चीजें होती हैं। एक, या तो प्लेट क्या हो, एक ही दिशा में आगे बढ़े, दोनों प्लेट। एक ये होता है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़े, एक ऊपर जाए एक नीचे जाए, इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो अमूमन ये सारी चीजें देखने मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये तरंगे जो हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर होने वाले बदलाव जो हैं ये कैसे होते हैं, तो इसके पीछे संवहन का भी एक थ्योरी दी जाती है, जिसको अपलिम जो वेव्स होती हैं उनको भी कहा जाता है। साथ साथ पृथ्वी के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे रेडियो सक्रिय पदार्थ भी भरे हुए हैं। हर जगह पे डेंसिटी पदार्थों की अलग है, तो इनके कारण ये तरंगों में जब बहुत ज्यादा बदलाव आने लगते हैं तो इस तरह की तरंगे और ज्यादा तीव्र हो जाती हैं। और जहां से ये उठती हैं उसको कहा जाता है हाइपोसेंटर, और जहां ये पहुंचती हैं उसको बोला जाता है एपीसेंटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हाइपोसेंटर क्या है, तो पृथ्वी की सतह के नीचे स्थान जहां भूकंप शुरू होता है उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। और वो निकलकर जब ऊपर आता है तो ऊपर आने पर पृथ्वी पर इस तरीके से
जो है पहले ये तरंगे इस तरीके से चलती हैं, लेकिन पृथ्वी पर आने पर ये हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। इन तरंगों को कहा जाता है रेलिक वेव्स, या इन्हीं को लव वेव्स भी कहा जाता है, जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाती हैं पृथ्वी पर आने पर। तो भूकंप का जहां से बिंदु जहां से शुरू होता है उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है, और जहां वो पृथ्वी के केंद्र पर आकर मिलती, मतलब पृथ्वी की सतह पर जहां आती है, जैसे नेपाल में आया हुआ है, तो एपीसेंटर सीधे पृथ्वी की सतह पर हाइपोसेंटर के ऊपर वाला स्थान होता है, उसको कहा जाता है, उसको एपिक सेंटर या एपीसेंटर कहा जाता है, और जहां से चालू होता है उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम भूकंप आने के कारण जो मैंने आपको बताए हैं, तो आप इसमें यही बात कर सकते हैं कि क्रस्ट और मेंटल पृथ्वी की शीर्ष सतह होती है, जो मिलकर एक पतली त्वचा बनाते हैं, जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। लिथोस्फीयर जो मैंने आपको बताया सबसे ऊपर जिस पे हम रहते हैं, और लिथोस्फीयर कई टुकड़ों से मिलकर बना है, और ये पृथ्वी की सतह को कवर करने वाली पहेली जैसी है, एक दूसरे को पीछे खिसकाते हुए ये टुकड़े धीरे उधर घूमते रहते हैं, मतलब ये प्लेट्स आपस में टकराती रहती हैं और एक दूसरे से टकराते हैं, और इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में जाना जाता है। इन प्लेटों को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है, और इन प्लेट बाउंड्रीज में जब बदलाव आते हैं तो हमें इस तरह की घटनाएं देखने मिल सकती हैं। मतलब कोई भी अगर दो प्लेट्स हैं तो इनमें अगर चेंजेस आएंगे तो बेसिकली ये एरिया क्या होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और जब वाइब्रेशन कंपन बढ़ेगा तो ये कंपन हमें महसूस होने लगा, तो हमने उसको भूकंप कह दिया। तो अगर हम बात करें ये नॉन स्टॉप मूवमेंट से पृथ्वी के क्रस्ट पर तनाव बनता है, और जब ये तनाव बढ़ जाता है तो ये दरारों में बदल जाता है, जिन्हें फॉल्ट कहा जाता है, और टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, जिनको फॉल्ट लाइन के मूवमेंट के कारण ये होता है। और फॉल्ट लाइन पर अगर हम बात करें तो पृथ्वी के क्रस्ट का अचानक मूवमेंट भूकंप का कारण बन जाता है, और जो हमें महसूस होता है ये अलग अलग तीव्रता का हो सकता है। एक भूकंप से उत्पन्न ऊर्जा पृथ्वी में तरंगों के माध्यम से फैलती है, जो मैंने आपको बताया इसमें तीन तरंगे होती हैं, एक पी वेव्स होती है, एक एस वेव्स होती है, और एक एल वेव्स होती है। जो सरफेस पे आती है, जो सतह पर आती है, वो एल आती है। तो इन्हीं भूकंपी तरंगों के रूप में जाना जाता है। यही होती हैं क्या, इन्हीं को कहा जाता है आपकी अर्थक्वेक्स में जो सिस्मिक वेव्स होती हैं उनको कहा जाता है। और ये किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इन तरंगों को वैज्ञानिक उपकरणों पर मापते हैं, जिसको सिस्मोमीटर कहा जाता है, और सिस्मोमीटर उपकरण भूकंपीय तरंगों का पता लगाते हैं और उन्हें जिगजैग सीरीज के रूप में दर्ज करते हैं। इसके लिए अलग अलग स्केल्स हैं, जैसे मरकरी स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, रिश्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, और पता किया जाता है कितनी इंटेंसिटी का था, कितनी तीव्रता का था, कितने मैग्नीट्यूड का था। ये सारी चीजें इससे आकलन किए जाते हैं। अब भूकंप आने के कारण बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अभी हाल ही में नेपाल में 6 लोगों की मृत्यु हुई है। तो भाई क्या है कि ये आकर तबाही मचाएगा, तो इससे झटके और जमीन का टूटना होता है, मृदा द्रवीकरण का कारण बनता है, कई लोगों की जान ले लेता है, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, आग भी लग जाती है कई जगहों पे, सुनामी और बाढ़ आदि जैसी घटनाएं अगर ये समुद्र के अंतर्गत हो रही हैं तो सुनामी भी आ जाती है, कई जगहों पे बांध वगैरह में होती है तो बाढ़ भी आ जाती है। अगर हम बात करें कि कैसे कितनी तबाही होती है अलग अलग रिक्टर स्केल को अगर देखते हैं तो रिक्टर स्केल में ये मापन किया जाता है। अगर आपका जो भूकंप आ रहा है वो 0 से 1.9 के बीच में है तो सिर्फ सिस्मोग्राफ से पता चलेगा, आपको नहीं पता चलेगा। 2 से 2.9 के बीच में आया है तो हल्के झटके आएंगे, ये भी बहुत ज्यादा फील नहीं होते हैं। 3 से 3.9 की बात करें तो कोई ट्रक नजदीक से गुजर जाए ऐसा आपको लगेगा। इसके अलावा 4 से 4.9 के बीच में है तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवार पे टंगी फ्रेम गिर सकती हैं, जो हुई भी है कई जगहों पे अभी। और 5 से 5.9 के बीच में बात करें तो फर्नीचर हिल सकता है, मकानों में दरारें आ सकती हैं। और 6 से 6.9 क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम अभी देखा गया वो 6.3 देखा गया, तो कच्चे घर गिर सकते हैं जो नेपाल में हुआ भी, और इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान होता है। अगर इससे ऊपर आ रहा है तो इमारतें मकाने जरूर गिरेंगे, और ये चीजें हुई थी काफी नुकसान, जैसे भुज में 2001 गुजरात के अंदर, और नेपाल में 2015 में हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा तबाही मची थी। इसके अलावा 8 से 8.9 के बीच में बात करें तो इमारत समेत बड़े पुल भी गिर सकते हैं, और सुनामी का खतरा इससे बहुत तेज हो जाता है। 9 और उससे ज्यादा तो फिर बहुत ही ज्यादा एकदम हाइपर कंडीशन है। सबसे ज्यादा तबाही इसी से होती है, कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। बड़ी सुनामी जैसी जापान में 2011 में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया था, तो आप समझ सकते हैं कि जापान 3 प्लेट के जॉइंट पर है। जापान जो है, अगर हम जापान का आप देखेंगे प्लेट पे तो जापान आपका जो आपका पैसिफिक प्लेट है उसके पास भी है, आपका यूरेशियन प्लेट के पास भी है, और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट के पास भी है। तो 3 प्लेट्स में से कभी भी कोई प्लेट में थोड़ा भी अंतर आता है तो जापान में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो जापान के अंदर जो ये भूकंप आया है 9.1 तीव्रता का, वो उसी का कारण था।
तो ये जो है हमने यहाँ पे भूकंप को थोड़ा सा समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से भूकंप आते हैं और क्या कैसे कैसे तबाही मचाते हैं। इसके अलावा और भी कोई डाउट्स होंगे तो आप इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और भी कोई तरह के इश्यूज अगर इस लेक्चर में आपको लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।